नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DA50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। मैं वेंकटेश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे KVS PRT 2022 के मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर्स के बारे में। तो आज हम आज के टॉपिक में नंबर्स के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्किप कुछ भी मत करना, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहो, सीखते रहो और सीखते शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे नंबर्स के बारे में सारी बातें। तो जैसे नंबर्स पे अगर मैंने कुछ चर्चा करा, छेड़ा, तो सबसे पहले हमें डिजिट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर्स के पहले डिजिट्स, और डिजिट्स को अंक कहा जाता है, ये तो पता ही होगा। डिजिट्स मतलब अंक। और अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यहीं तक। यानी कि 0 से लेकर के 9 तक को हम अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ठीक है, डिजिट हो गई बात। अच्छा, जब मैंने चर्चा डिजिट की कर दी, तो डिजिट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो कॉन्सेप्ट है कि भाई प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू नाम की भी एक चीज होती है। अब जानते होंगे, परिचित होंगे उससे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, अच्छा, ये प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान भी कहा जाता है। स्थानीय मान, ठीक है। और फेस वैल्यू को जातीय मान कहा जाता है। ठीक है। सो स्थानीय मान और जातीय मान, ये प्लेस वैल्यू क्या होता है वो समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने अगर कोई नंबर लिखा 421789 मैंने ये करके एक नंबर ले लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 1 का प्लेस वैल्यू क्या है। कुछ नहीं करना है, एक काम करो बस। मैंने बोला 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 का 1 रहने दो, 1 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट है, आप 4 0 डाल दो बस। ये रहा जी आपका 1 का प्लेस वैल्यू। ठीक है। अब मैंने बोला 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, वही काम, 2 के जगह 2 डाल दो, 2 के बाद 1 2 3 4, 5 डिजिट है तो 5 0। ये रहा 2 का प्लेस वैल्यू। अब बात आती है फेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि जातीय मान क्या होता है। फेस वैल्यू, फेस मतलब चेहरा। अब एक इंसान का चेहरा हूबहू खुद के जैसा ही होता है। जैसे कि कहने को लोग कह देते हैं कि आपके फेस से मिलता जुलता किसी का चेहरा है, लेकिन आप आइडेंटिकल हो। ठीक, उसी तरीके से अगर मैंने बोला कि इसमें 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का चेहरा किसकी तरह मिलेगा? 2 की तरह ही मिलेगा। तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी। 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। बस इतनी सी बात है। तो फेस वैल्यू क्लियर हो गया, प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया। सवाल क्या पूछता है? सवाल ये पूछ सकता है कि बताओ भैया, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू और 2 की फेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है? क्या करना है? 2 की प्लेस वैल्यू तो पता ही है अपने पास कि भाई 2 लाख है 2 की प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? तो 2 है। दोनों को घटा दो, 1,99,998 आ जाएगा। तो ये रहा दोनों का डिफरेंस। क्या पूछेगा? सम पूछेगा। अब आप कर लोगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नंबर्स की ओर। ठीक है, तो डिजिट क्लियर हो गया, प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया, फेस वैल्यू क्लियर हो गया। आप ये जो भी चीजें मैं करा रहा हूं, ये हो सके तो आप नोट करते चलो, सीखते चलो, स्किप मत करना कुछ भी। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लो। जितने भी नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर अभी हम चर्चा करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नंबर्स, तो नंबर्स को 2 भाग में बांटा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया रियल नंबर। नंबर को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन? रियल नंबर। रियल नंबर को कहा जाता है कि वास्तविक संख्या, वास्तव में जो हो, है ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या।
ठीक है। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। हालांकि जो मैंने बोला कि 30 कोई कोई कुछ कुछ ऐसा भी है कि 3 भाग में बांटा जाता है, तो एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। खैर उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम बात करते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या हो गया? वो नंबर जिसे आप नंबर लाइन पर दर्शा सकते हो, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। जिसे आप नंबर लाइन पर आप लिख सकते हो, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है। फिर बात आती है कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? तो रियल का उल्टा है कि जिसे हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। रियल का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि जिसे हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, रियल हो गया। जिसे हम नहीं दर्शा सकते, नहीं लिख सकते, उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है। तो रियल का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या आप जीरो को दर्शा सकते हो? फिलहाल तो एक जरा नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? ये कुछ नहीं, बस एक लाइन होता है जिसके बीच में जीरो, और इधर चलोगे राइट हैंड साइड में तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, और ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा इन्फिनिटी तक। -1 चलोगे, -2 चलोगे, -3 चलोगे, -4 चलोगे, और बढ़ते बढ़ते माइनस का इन्फिनिटी तक। तो यही हो गया अपना नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे जो जो नंबर बैठ सकता है वो सारे के सारे हो जाएंगे रियल। अच्छा, जीरो बैठेगा? हाँ जी सर, जीरो बैठेगा तो जीरो रियल है। एक बैठेगा? हाँ एक बैठेगा। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। एक बैठेगा, एक रियल हो जाएगा। मैं पूछूंगा 0.5 बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। 0.5 कहां बैठेगा? इन दोनों के बीच में बैठेगा। मैं पूछ रहा हूं कि 0.32 बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा, ये भी रियल है। मैं कहता हूं -1.52 बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। -1.52 कहीं बीच में बैठेगा, -1 और -2 के बीच में। मैं कहता हूं कि ये √2 बैठेगा क्या? हाँ ये भी बैठेगा। √2 की वैल्यू होती है 1.4145 समथिंग समथिंग समथिंग। ये भी बैठेगा। तो 1.4145 ये बैठेगा कहाँ? 1.4 और 1.5 के बीच में बैठेगा। ये भी बैठेगा। ठीक है। ये सारे के सारे नंबर आप नंबर लाइन पर बैठा सकते हो, इसलिए ये सारे के सारे क्या कहला जाएंगे? रियल है। आप तमाम नंबर देख लो, सारे रियल है। ठीक है। और एक बात बताओ, रियल इसका नाम क्यों आखिर लोग इसका नाम रियल करते हैं? क्योंकि देखो ये वास्तव में उपलब्ध है संख्या। आप इन संख्याओं के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी चीजें कर सकते हो, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो, इसलिए इसका नाम रियल हो गया। ठीक है। अब बात आती है कि इमेजिनरी नंबर कौन सी है। तो मैं कहूंगा देखो भैया, रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आप रखते हो, जैसे रूट के अंदर -1 रख दो, रूट के अंदर -2 रख दो, रूट के अंदर -3 रख दो, तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहला जाएंगे? इमेजिनरी नंबर है, जो वास्तव में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? मतलब ये हुआ कि सर देखो, एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। मैंने बोला √4 की वैल्यू बताओ, आप कहोगे सर 2। बिल्कुल सही। √4 की वैल्यू 2 होती है, मतलब 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि √4 की क्या वैल्यू होगी, आपके पास जवाब नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि √-4 का वैल्यू आएगी -2, गलत हो, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे ना, +4 आएगा। -4 नहीं आ सकता, इसलिए -4 कभी किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो √-4 पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा एक इमेजिनरी नंबर। खैर इतनी सी बात है रियल और इमेजिनरी। अब हम आगे चलते हैं कि जितने भी रियल नंबर हैं उसे फर्दर दो भाग में कैटेगराइज किया गया। जितने भी रियल नंबर आप देखते हो उसे दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इर्रेशनल को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या कहते हैं, बचपन में सिखाया गया होगा, बचपन में नहीं, क्लास 9 10th में सिखाया गया होगा। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं कि हर वो नंबर जिसे आप P/Q में लिख दो, बशर्ते Q जीरो मत करना है? Q जीरो मत करना, नहीं तो क्या? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? क्या वो इरेशनल हो जाएगा? नहीं। ये भी कई लोग के मन में होता है कि अगर Q जीरो हो गया मतलब वो ये इरेशनल। नहीं, Q जीरो होने से वो नंबर ही नहीं रहेगा। अगर वो Q जीरो कर दोगे आप, जैसे मैं लिख देता हूं 4/0, Q अगर आप जीरो कर रहे हो ठीक है, अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो कर रहे हो तो ये कहला जाएगा सर नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड।
सॉरी, ठीक है। सो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ठीक है, नहीं, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं सर। तो ये अनडिफाइंड जब हो ही गया, मतलब जिसके बारे में हम कुछ परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित हो जाएगी, जिसके बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं, तो हम ये कैसे बताएंगे कि वो इर्रेशनल है, इसलिए कुछ नहीं कहा जाएगा, वो अपरिभाषित होगी। चलिए, तो परिमेय संख्या हो गया हर वो नंबर जिसे आप पी बाई क्यू में दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जीरो को दिखा सकते हो पी बाई क्यू में? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि जीरो का मतलब हम लिख सकते हैं 0/1, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है। ये आ गया पी अपॉन क्यू में, बस देखो नीचे जीरो नहीं है ना? तो जहां नीचे जीरो ना हो वो परिमेय, वो रैशनल। मैं बोला 2 दिखा सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। -1 दिखाया जा सकता है, -1/1। मैं बोलता हूं सर 1.5 दिखाओगे? ये भी पॉसिबल है, 1.5 मतलब 3/2 आ गया पी अपॉन क्यू में। मैं पूछता हूं कि क्या आप 0.3333 डॉट 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 ये दिखा पाओगे? ये भी दिखा पाओगे। ये एक तरीके का रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है, ये रेकरिंग डेसिमल हो गया। और रेकरिंग डेसिमल को दिखाया जा सकता है 3/9 करके, ये 1/3, इसे भी दिखाया जा सकता है पी अपॉन क्यू में, इसलिए रेकरिंग डेसिमल भी एक परिमेय है। आप जरा थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद, रेकरिंग डेसिमल पे, ठीक है। फिलहाल अभी इसे हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो परिमेय समझ गए, अपरिमेय समझ गए, फिर हम बात करते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर है ना, उसे 3 भाग में, आगे 2 भाग में और कैटेगराइज किया गया है। रैशनल को 2 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन? आप देख सकते हो कि जितना भी मैंने रेशनल लिखा है उसमें से कुछ ऐसे नंबर हैं जो इंटीजर है, मतलब पूर्ण है, पूर्णांक है, और कुछ ऐसे नंबर है जो कटे फटे हैं, मतलब डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, ठीक। तो इंटीजर को, सॉरी, रेशनल को 2 भाग में बांटा गया, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, और नॉन इंटीजर का मतलब होता है गैर पूर्णांक संख्या, गैर पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक ना हो। अब पूर्णांक संख्या में क्या हो गया? मैंने बोला हर वो नंबर जो डेसिमल में नहीं हो, जो फ्रैक्शन में नहीं हो, वो सारे के सारे इंटीजर, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, दिस ऑल आर इंटीजर्स। ये फ्रैक्शन में नहीं है ना, ये डेसिमल में नहीं है, इसलिए इंटीजर हो गया। अब अगर बात करूं कि ये गैर पूर्णांक, क्या हो गया? जस्ट इसका उल्टा, जो कटाफटा हो, है कटाफटा मतलब जो पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, वो सारे के सारे नंबर क्या कहला जाएंगे? नॉन इंटीजर कहला जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 0.5 हो गया, 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, ये सारे फ्रैक्शन में है, नहीं तो फिर वो डेसिमल में है। फिर हम आगे चलते हैं कि सर जितने भी इंटीजर है उसे फर्दर 3 भाग में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन? इंटीजर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर है और कुछ नेगेटिव इंटीजर है ना, और 0। आता हूं, इस पे चर्चा करता हूं, लेकिन उसके पहले ये नॉन इंटीजर को फर्दर 2 भाग में बांटा गया। नॉन इंटीजर 2 तरीके के होते हैं, आप यहां भी देख सकते हो कि कुछ तो पॉइंट में यानी कि डेसिमल में है और कुछ फ्रैक्शन में है। तो नॉन इंटीजर 2 भाग में बांटा गया। अब जरा हम बात कर लेते हैं इधर इंटीजर पर। इंटीजर 3 प्रकार का, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। 0 को कहा जाता है कि न्यूट्रल है, ये 0 किसी का नहीं है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। 0 को याद रखना, इस बात को भी आप पॉइंट आउट कर लो, नोट कर लो कि 0 न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या जाएगा? 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव जाएगा। नेगेटिव में क्या जाएगा? -1, -2, -3, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया, सब हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे और अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अपना अगला कॉन्सेप्ट है डेसिमल। जैसे मैंने बोला कि नॉन इंटीजर है ना, नॉन इंटीजर को 2 भाग में बांटा गया, फ्रैक्शन और डेसिमल में। अब डेसिमल को आगे 2 भाग में बांटा गया। डेसिमल को दशमलव कहते हैं, दशमलव, डेसिमल मतलब दशमलव। तो दशमलव क्या होता है? तो डेसिमल एक प्रकार का फ्रैक्शन है, डेसिमल भी एक प्रकार का फ्रैक्शन है। ऐसा फ्रैक्शन है कि जिसका जो हर है ना, यानी कि डिनोमिनेटर, डेसिमल का डिनोमिनेटर जो होता है
वो होता है 10 का पावर n, मतलब 10 का कोई घात होगा। डेसिमल एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 का घात हो, 10 का पावर हो, ठीक है। अब डेसिमल की अगर मैं बात करता हूं तो डेसिमल को दो भाग में बांटा गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है सर कि वैसा डेसिमल जो शांत है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत है बिल्कुल, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, बिल्कुल शांत नहीं है, ये भागते रहेगा। अशांत, अशांत। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे? देखो सर, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद दो चार 10 अंकों के बाद अगर कोई डेसिमल रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो वैसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे 0.215 लिख दिया, ये टर्मिनेटिंग है, रुका हुआ है। अगर मैं लिखता हूं 0.21576143217, ऐसे करके मैंने लिख दिया, ये भी टर्मिनेटिंग ही है, रुका हुआ है। भले ही इतने डिजिट के बाद रुका, लेकिन रुका, यह टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बेसिक अंतर यह है कि टर्मिनेटिंग एक समय के बाद रुक जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, अगर इसी में मैं डॉट 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 लगा देता ना, तो ये टू बी कंटिन्यूड हो जाता और इंफिनिटी तक चला जाता, और यही बन जाता नॉन टर्मिनेटिंग, यही हो जाता अशांत दशमलव, यही नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गई बात, और टर्मिनेटिंग भी समझ में आ गई भाई। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकना। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे दो भाग में बांटा गया। आप देख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भाग में बांटा गया, और टर्मिनेटिंग डेसिमल, दरअसल ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को फर्दर कैटेगराइज नहीं किया जाएगा, वो रुक जाएगा वहीं पे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भाग में बांटा जाता है। कौन कौन? एक कहला जाएगा वैसा दशमलव जिसमें डिजिट रिपीट कर रहा हो बार बार, और एक कहलाएगा वैसा दशमलव जो खत्म भी ना हो और डिजिट रिपीट भी ना करे। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहता हूं 0.215215215 डॉट डॉट डॉट, ये कैसा दशमलव है? ये खत्म हो रहा है क्या? नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें आप एक चीज गौर करो कि डिजिट रिपीट कर रहा है? कर रहा है ना सर, डिजिट रिपीट कर रहा है, डिजिट रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। और पता है इसके लिए एक दूसरा नाम क्या है? इसी तरीके के डेसिमल का नाम है रेकरिंग डेसिमल। आपने नाम सुना होगा, थोड़ी देर पहले तो बताया था। रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है कि जिसमें डिजिट रिपीट कर रहा हो और खत्म नहीं हो, उसी को रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। और रेकरिंग डेसिमल एक प्रकार का रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जब मैं आपको रेकरिंग पढ़ाऊंगा, रेकरिंग डेसिमल का पूरा एक सेशन जाने वाला है, उसमें इस पर हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें हम कन्वर्जन बताएंगे कि कैसे हम रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसका सम कैसे होगा, उसका डिफरेंस कैसे होगा, इसका ऑपरेशन कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसमें डिजिट रिपीट भी ना करे और खत्म भी ना हो। बड़ा खतरनाक होता है ऐसे, हैं? जैसे मैं लिख देता हूं 1.7325 ऐसे करके कुछ नंबर लिखा हुआ है सर, देखो ये खत्म भी नहीं हो रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। जो खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना करे, आप इसे फ्रैक्शन में बदल पाओगे क्या? पॉसिबल है? आप इसे फ्रैक्शन में नहीं बदल पाओगे। तो फ्रैक्शन में जब आप इसे नहीं बदल पाओगे तो ये कहला जाएगा इर्रेशनल नंबर। और अभी हम चर्चा करेंगे इर्रेशनल नंबर पर। जब यहां पर बात आ गई इर्रेशनल नंबर, मैं चाहूं इसे कन्वर्ट करना तो नहीं कर पाऊंगा। अब हम जरा बात करते हैं इर्रेशनल नंबर पर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में ना लिख पाओ, जिसे पी बाई क्यू के रूप में आप ना लिख पाओ, जिसे फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाओ, उसी को कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब ऐसे कौन कौन से नंबर है? मैंने बोला सर, आपने सुना होगा बचपन से कि रूट टू इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है बताता हूं। रूट टू का दरअसल वैल्यू होती है 1.4145 समथिंग 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 एंड डॉट डॉट डॉट, है ना?
मैं चाहता हूं कि क्या ये फ्रैक्शन में आ पाएगा, ट्राई करके देखते हैं। मैंने ना पॉइंट हटा दिया ये वाला। अब पता है ना कि पॉइंट हटाने के बाद एक आ जाता है, 4 के बदले 0, 1 के बदले 0, 4 के बदले 0, 5 के बदले 0, 7 के बदले 0, 8 के बदले 0, ये सारे 0। भाई साहब कितना 0 करते रहेंगे, ऊपर में तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ऊपर में रुक ही नहीं रहा, नीचे में हम ऐसे 0 करते करते चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे हम। इसके बावजूद हम इसे फ्रैक्शन में नहीं कर पाएंगे, और नहीं फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो पाएगा, थक हार करके कहेंगे कि भैया ये इरेशनल है। इसलिए अभी से याद रख लो कि √2 इरेशनल। और कौन कौन से नंबर इरेशनल होंगे, याद रखना एक बात कि रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर, ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये कहा रूट के अंदर हर वो नंबर जो स्क्वायर नहीं है वो रख दोगे, वो बन जाएगा इरेशनल। देखो कौन कौन से। रूट के अंदर 2, ये इरेशनल क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। √3 इरेशनल क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। √5 इरेशनल क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। √6 इरेशनल, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। √8 इरेशनल है क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो वो सारे हो गए इरेशनल। अब एक और चर्चा होती है पाई से रिलेटेड। भाई साहब इसे कैसे भूलोगे आप, बड़ा खतरनाक चर्चा होती है ये, काफी कंफ्यूजन वाली चीज वही है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई क्या है। कई लोग कहते हैं रेशनल है, कोई कहते हैं कि इररेशनल है, कोई कहता है कि सर पाई की वैल्यू ये ले लो तो रेशनल और वो ले लो तो इररेशनल। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 ... ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई कि ये खुद भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। मैं ट्राई भी अगर करूं इसे लिखने का p/q में, फ्रैक्शन में नहीं लिख पाऊंगा। जब नहीं लिख पाऊंगा इसीलिए इसे इरेशनल कहा जाएगा, ये याद रखना। और बात एक और याद रखना, सर आप कभी कभी कह देते हो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, नहीं होती है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। यकीन नहीं हो रहा, आप एक काम करो, 22/7 को डिवाइड करो, है 22 को 7 से डिवाइड करो, आपको ये मिलने वाला है 14285 समथिंग समथिंग समथिंग। चेक करके देख लो, शायद यही मिलेगा। ये बहुत अलग है। आप देख सकते हो कि केवल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट मैच किया, बाकी नहीं मैच कर रहा है, तो ये वैल्यू नहीं है। तब तो हम बचपन से क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे भी वजह है। वजह यह है कि अगर कोई सर्कल का सवाल हो और हमें एरिया निकालना हो, और एरिया निकालते समय पाई की अगर आप ये वैल्यू यूज करोगे, सोचो कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है आपकी कैलकुलेशन, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मास्टर साहब कह देते थे कि बेटा ऐसा है कि पाई की वैल्यू ना 22/7 ले लो, कैलकुलेशन से बच जाओगे और आंसर आ जाएंगे। और यही काम हम करते थे, हम पाई की वैल्यू ये ले लेते थे, तो हम ये समझ बैठे कि पाई की यही वैल्यू होती है। ये पाई की वैल्यू नहीं होती है, ये उसके करीब होती है। इसके साथ साथ 2-3 वैल्यू और होती है जो इसके करीब होती है। एक वैल्यू आप ये भी याद रख सकते हो, कभी कभी काम आएगा, 333/106। 333/106 ये भी एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू बहुत इसके करीब होगी, वो आप चेक करके देखते रहना। ठीक है, ये आपके लिए टास्क मैंने छोड़ा है। खैर, जब इरेशनल पे चर्चा होगी तो पाई जरूर आएगा, और पाई आएगा तो कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं होगी। पाई इरेशनल है मतलब इरेशनल है। पाई का एक ही आंसर होता है, पाई की एक ही वैल्यू होगी, और वो होगी 3.14 वाला। ये होती ही नहीं है, इसलिए भूल जाइए सारी चीजें। यार हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। अब जरा फ्रैक्शन पे बात कर ले। फ्रैक्शन किसे कहेंगे? फ्रैक्शन कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ 1। फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ 1। पार्ट ऑफ 1, एक का पार्ट है, एक का टुकड़ा है। ये तो जाहिर सी बात है, एक का पार्ट है, एक का टुकड़ा है, तो एक से छोटा ही होगा, तो फ्रैक्शन एक से छोटा। और अगर फ्रैक्शन एक से बड़ा हो जाए तो उस फ्रैक्शन का नाम होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन दो तरीके का, भिन्न दो तरीके का, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने बोला भैया 4/5 प्रॉपर है, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्या हुआ? उल्टा, जब न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसी को लिख दो 5/4, वैल्यू हो जाएगी बड़ी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ी होगी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इम्प्रॉपर और प्रॉपर हो गया तो एक टर्म और आ जाता है, वो हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना, बिल्कुल सुना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ, कुछ नहीं है, ये रहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भैया मैं चाहता हूं कि थोड़ा ये सुधर जाए, प्रॉपर आ जाए, तो आप एक काम करो, 5 को 4 से डिवाइड करो, एक बारी में लगेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल बच जाएगा, तो उसे ऊपर और नीचे में तो 4 है ही, ये तो आपको पता है, ये कन्वर्ट करना, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप इसका उच्चारण करते हो तो ये पढ़ते हो कि 1 होल 1/4, और 1 होल है भी, 1 तो पूरा है ना, 1 होल 1/4। खैर इतनी सी बात है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन हम काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ये तो मैंने बस बता दिया कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में अभी हमें पढ़ना है कि फ्रैक्शन के से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रैक्शन का ऑपरेशन पढ़ना है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ना है, फ्रैक्शन में बहुत सारी चीजें भी पढ़नी है, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर पे, जरा चर्चा कर ले, इंपॉर्टेंट है ये टर्म। देखो दो चीज होता है, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर और एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। कभी कभी ये सुनने को मिल जाएगा तो परेशान मत होइएगा, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने बोल दिया, मतलब क्या, मतलब साफ है कि नेगेटिव नहीं चलेगा। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा 0 चलेगा, क्या जवाब होगा, सर चलेगा, क्योंकि 0 तो नेगेटिव है ही नहीं, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, 0 चलेगा। अच्छा नेगेटिव नहीं चलेगा, 1 चलेगा, हाँ चलेगा, 2 चलेगा, चलेगा, 3 चलेगा, चलेगा, 4 भी चलेगा, सब चलेगा, बस 0 नहीं चलेगा। फिर बात आती है नॉन पॉजिटिव। अच्छा नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं। 0 चलेगा, हाँ चलेगा, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव है ही नहीं, 0 चलेगा, बस पॉजिटिव नहीं लेना है। 1 चलेगा, नहीं 1 पॉजिटिव हो गया। -1 चलेगा, -2 चलेगा, -3 चलेगा, -4 चलेगा, तो ये कहला जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये कहला जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप एक बात तो देख ही सकते हो गुरु कि नॉन नेगेटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है, 1 से या 0 से, 0 से। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से शुरू होता है, और 0 से शुरू होने वाले नंबर को हम होल नंबर ही तो कहते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होता है, बस ये हुई ना बात। तो होल नंबर तो समझ ही गए अब, तो होल नंबर ये हुआ। अब जितने भी होल नंबर है वो होल नंबर को 1, 2, 3 भाग में बांटा गया। अच्छा होल नंबर पे जब चर्चा चले तो नेचुरल को कैसे स्किप किया जाए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन है कि गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब जहां से गिनती शुरू होती है, गिनती कहां से शुरू होती है, गिनती 1 2 3 4 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर को याद रखना। एक बात और कि सारे के सारे धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक, और नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋण पूर्णांक। तो सारे के सारे धन पूर्णांक, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर शुरुआत कहां से होगी, 1 से 2 से 3 से 4 से 5, आगे बढ़ते चले जाओ, ये सारे के सारे नेचुरल हो गए। फिर बात आती है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे हम जरा चर्चा कर रहे थे। अच्छा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, उल्टा। अच्छा नाम ही जब अभाज्य हो गया मतलब ये किसी से विभाजित होने वाला नहीं है। वाकई ऐसा कोई नंबर है क्या जो किसी से ना विभाजित हो, नहीं है ही नहीं। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो किसी से विभाजित ना हो, किसी से ना हुआ तो स्वयं से तो होगा ही होगा। ठीक है, और अगर स्वयं से नहीं हुआ तो किसी और से। अच्छा ऐसा कोई नंबर है जो स्वयं से विभाजित नहीं होता है, जरा सोचना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से नहीं कटता है। ठीक है, ये आपके लिए एक टास्क है। और ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से ही कटता है और किसी से नहीं कटता। ठीक है,
चलो ये भी जरा बताना। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं ऋण संख्या की, अभाज्य संख्या की, तो सर अभाज्य संख्या हो जाएंगे कहां से? दो। दो अभाज्य संख्या है। मैं अभी 0 और 1 को इसलिए साइड कर देता हूं क्योंकि आप ये खुद देखो कि सर ऋण संख्या का एक डेफिनेशन और है। पता है वो क्या है? ऋण संख्या का डेफिनेशन ये है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि वो नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, उसी को कहेंगे हम ऋण संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है। जब मैं बात करता हूं जीरो, जीरो प्राइम नहीं है, जीरो के दो फैक्टर नहीं है कम से कम ना, दो ही होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, दो से कम नहीं। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं वन, वन के भी बस एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए 0 और 1 साइड हो जाते हैं। ये ना प्राइम में आते हैं ना कंपोजिट में आते हैं, ये बात भी आप नोट करके रखिएगा कि 0 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। फिर बात आती है कि प्राइम नंबर कहां से शुरू होती है? 2 से। फिर 3, 2 किससे कटता है? 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो 2 का 2 ही फैक्टर। 3 का 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 3 का 2 ही फैक्टर। 5 का भी 2 ही फैक्टर, 1 और 5। 7 का भी 2 ही फैक्टर, 1 और 7। 11 का भी 2 ही फैक्टर, 1 और 11। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। अच्छा, जितने भी मैंने प्राइम नंबर लिखा उसमें से आप दो पे जरा गौर करो। ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, और ये क्या है? इवन है। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसमें से केवल दो ही इवन होता है और बाकी सारे के सारे ऑड होंगे। बाकी सारे के सारे ऑड होंगे। अच्छा, ऑड मतलब विषम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या क्या होता है? वो संख्या जो केवल दो से कट जाए? नहीं, वो संख्या जो दो से बिल्कुल ना कटे उसी को कहेंगे हम विषम संख्या, और वो संख्या जो दो से कट जाए उसे कहते हैं सम संख्या, मतलब इवन नंबर। दो से कटने वाला नंबर इवन, दो से ना कटे वो ऑड, यानी कि विषम संख्या। ठीक है। तो ये हुई बात कि ऑड नंबर, प्राइम नंबर में केवल दो ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये पूछता है कभी कभी ऐसा सवाल कि भैया एक ऐसा संख्या बताओ जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो केवल दो, दो के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है। नहीं तो जितना भी प्राइम उठा के देख लो सारे के सारे ऑड मिलेंगे, इवन में बस एक ही है, वो दो। खैर अब मैं बात करता हूं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वो संख्या जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे, इसके अलावा किसी और से कटना कंपलसरी है उसका। कम से कम उसका 3 फैक्टर होना चाहिए, 3 भाजक होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। ऐसा नंबर जिसका कम से कम 3 फैक्टर है, 3 भाजक है, 3 गुणनखंड है, उसी को कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 4, 4 है ना कंपोजिट, क्योंकि 4 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 फैक्टर है। 6 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 फैक्टर हो गए। 8 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, सारे के सारे भाज्य संख्या ही है। अब आप देखो कि जितने भी मैंने भाज्य संख्या लिखा वो दो ही तरीके के दिख रहे होंगे। कौन कौन? ये इवन है, इवन है, और ये वाला ऑड है। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, इसे दो भाग में बांटा जाएगा। कौन कौन? इवन और ऑड। ठीक है। पूछता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। आप इसे अभी नोट कीजिए, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। कई लोग बच्चे ये कह देते हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर 1 हो जाती है या 3 हो जाती है। नहीं, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब एक टर्म इसमें और रह गया, वर्गीकरण तो ऑलमोस्ट हो गया, जितने भी नंबर होते हैं हमने सारे देख लिए। अब इसमें जो रह गया है वो रह रहा है सर कुछ टर्म नंबर्स में। वो क्या है? एक टर्म आप अक्सर सुनते होंगे, को प्राइम, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम क्या? को प्राइम का मतलब होता है कि वैसे संख्याएं जिनका आपस का HCF 1 हो, मस 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे अगर मैं लिखता हूं 3 और 4, ये दो नंबर है, आप इनका HCF निकालोगे, HCF 1 आएगा, महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। मतलब क्या हुआ? ये दोनों केवल और केवल 1 से ही डिवाइड होंगे। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, यही है। उसके बाद मैं बात करता हूं को प्राइम के बाद ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम आप इसे कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम, अच्छा ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम होता है कि दो ऐसा प्राइम नंबर जिनका बीच का अंतर 2 हो। दो ऐसा प्राइम नंबर जिनका बीच का अंतर 2 है। दो ऐसी अभाज्य संख्या जो लगातार कह सकते हो जिनका बीच का अंतर 2 है। जैसे 3 और 5 ये दोनों प्राइम है और अंतर 2 का। 5 और 7 दोनों प्राइम, अंतर 2 का। 11 और 13 दोनों प्राइम, अंतर 13 का। तो बस ये रहा आपका ट्विन प्राइम और को प्राइम। तो आज हमने जितने प्रकार के भी नंबर होते हैं सारे नंबर हमने देख लिया। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हो और काफी कुछ सीखा आपने। सो अगर आपको हमारी मेहनत फ्रूटफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। बहुत फायदे में रहोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियोस लगातार आती रहती है इस चैनल पे। ठीक है, और केवीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।